शाम ढलकर अब अंधेरे में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन शंघाई के इस खूबसूरत होटल में तो जैसे दिन का समा था। अनर मंगोलिया के लॉन के फर्श पर मौजूद सब्ज घास किसी कालीन की तरह मालूम होती थी, और लॉन के वसत में मौजूद स्विमिंग पूल इस पेशकीमत होटल की खूबसूरती को मजीद चार चांद लगा रहा था। ये लॉन गोलाई की सूरत में था, जिसके चारों अतराफ खूबसूरत चमकती इमारत घूमती थी। अरबी प्रोडक्शन की इस शानदार सुनहरी जुबली की तकरीब में हॉलीवुड के अलावा बहुत से चीनी फिल्म स्टार्स और फिल्म बीनी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग मौजूद थे। स्टेफन क्ल्यूइन आज जुरान की इज्जत का जनाजा निकलते हुए देखने चीन पहुंचे थे। दीदा से बेशकीमत जदीद लिबास और मेकअप से हटे चमकते चेहरे आंखों को खीरा कर रहे थे। एक तरफ मूसीक़ी का इंतज़ाम था। हसीन गुलकारा अपनी आवाज़ में चीनी ज़ुबान के किसी मशहूर गीत के चलतरंग बजा रही थी, जिसकी आवाज़ लॉन के हर कोने में गूंज रही थी। स्विमिंग पूल से आगे ओपन बार था, जहाँ बेशकीमत मशरूबात और शराब की हर महंगी किस्म मौजूद थी। सब लोग जो दुरांग के लिए ये मुकम्मल मंसूबा बना चुके थे, अब मुंतज़िर निगाहें बार बार बैरूनी राहदारी की तरफ उठा रहे थे। लंबी ड्राइव की राहदारी एक फरलांग पर मुश्तमिल थी, जो सीधी लॉन की तरफ आती थी। और फिर जैसे ही दुरान की आमद हुई, बहुत से चेहरों पर मौजूद आंखें चमकीं और लबों पर इस्तसाइया मुस्कुराहट उमड़ आई। हल्के ग्रे रंग के विलियम बसपोक पेंट में मलबूस, बालों को जेल की मदद से पीछे सेट किए, निखरे रंग और रूप में वो आज बाकी दिनों की निस्बत मुख्तलिफ मगर तबाकुन शख्सियत का मालिक लग रहा था। पेंट की एक जेब में हाथ डाले, चेहरे पर बला की सिंजी थी और सख्ती सजाए मतवाजन दाग बढ़ता अनिल के हमरा लॉन की तरफ बढ़ रहा था। अनिल का चेहरा उसकी निस्बत थोड़ी इसराबी का गुमास बना हुआ था। वो मुकम्मल तौर पर चाको चौबंद था। लॉन के वस में खड़े ब्रूस और हॉर्वी ने एक साथ गहरी सांस बाहर उंडेलते हुए सीना चौड़ा किया। सो वो आ गया जिसका था इंतजार। ब्रूस ने आहिस्ते से आरवी के कंधे पर हाथ रखकर सरगोशी की। बहुत एहतियात से। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अजीब सा खौफ आता है इससे। आरवी ने बिला जवाब चाय की नोट दुरुस्त करते हुए अपना डर जाहिर किया। प्रोस्टिट्यूशन फिल्म भी नहीं, उसका साइड बिजनेस था, जो वो गैर कानूनी तौर पर चला रहा था। स्मगल की हुई लड़कियों से बनाई गई वीडियोस वेब की हाई रेटिंग में आती थीं, और ब्रूस का यूं ब्लैक मार्केट से लड़की मंगवाना और दुरान के पास बेचना, ये सब आम बात होने के बावजूद उससे खौफ था। ये खौफ शायद दुरान के मजबूत किरदार की वजह से था। ब्रूस उसके खौफ पर दांत पीसता हुआ चिढ़कर आगे हुआ। तुम उसके चेहरे की रोब से खाइफ हो, जो फक ड्रामा है। डरो मत, कुछ काम ये करेगी और बाकी लीसा। और आज फिर तुम देखोगे दुल्हन की फुल ऑफ रोमांस फिल्म। ब्रूस ने एक छोटे से पैकेट को लबों के पास लाकर चूमते हुए कमीनगी से कहा। मैं बेताब हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। हार्वी ने खुद को रिलैक्स जाहिर करने के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। वो तुम्हारी लीसा कहाँ रह गई है, पहुंची कि नहीं? हार्वी ने हाथ में पकड़े ग्लास को लबों से लगाया। ओह, अच्छा याद दिलाया तुमने। अभी फ़ोन करता हूँ शियोन को। ब्रूस ने फौरन पन्नुएं ऊपर उठाई और फिर जेब से फोन निकालकर उस पर निगाहें जमाई। सर ऊपर उठाओ लड़की। एक लड़की ने उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रख के जोई का चेहरा ऊपर से झटके से उठाया था। जैसे ही वो चेहरा ऊपर उठा, जोई ने सामने पूरी दीवार में नस्ब आईने में खुद को देखा। लड़की ने उसका पूरा नक्शा बदल कर रख दिया था। अब हेयर स्टाइल बनाने के बाद वो मेकअप को आखिरी टच दे रही थी। इतने मेकअप में वो हसीन तो लग रही थी, लेकिन अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही थी। नकली लोबानी पलकें, जेल से खींचकर बालों का बनाया गया जूड़ा और गहरे मेहरून रंग की मैक्सी से तन किए, वो अब खुद को देखने की बजाय कन अखियों से सामने पड़े सामान में नेल फाइलर पर निगाह जमा चुकी थी। ये लंबाई के रूप पर बना एक कमरा था, जहाँ एक तरफ की पूरी दीवार में शीशा नब्ज था और सामने बनी शेल्फ पर अनगिनत मेकअप की चीज़ें बिखरी हुई थी। उसके साथ वाली जिस पर एक और लड़की को तैयार किया जा रहा था। ये जगह उन जिंदा लाशों के कब्रिस्तान से यकसर मुख्तलिफ थी। वहाँ लड़कियों को जानवरों की तरह पोशीदा कपड़ों और दो वक्त के खाने पर रखा हुआ था, लेकिन यहाँ दुनिया का हर कीमती सामान मौजूद था। उसे यहाँ आंखों पर पट्टी बांध कर लाया गया था, और यहाँ आकर आंखों से पट्टी खोली गई थी। गुस्ल, वैक्सिंग, मेकअप, सब यहाँ मौजूद लड़कियाँ ज़बरदस्ती कर रही थीं। पहले पहल उसकी मजम्मत पर उन्होंने कोड़े मारने की धमकी दी। ये बड़े टेल टोल की लड़कियां मर्दों से कम सालिम नहीं थीं। बात बात पर इतनी सख्ती से चेहरा हाथों में दबोच रही थी कि जो ही हाथ बांधे हुए की वजह से तड़पने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही थी। मेकअप से पहले कपड़े पहनाते हुए उसके हाथ खोल दिए गए थे। अब तो वो तब से चुपचाप कुछ तलाश कर रही थी। सामने बिखरी हुई चीज़ों में पड़ा नेल फाइलर बार बार उसकी उठती निगाहों की सद में था। जो लड़की उसे तैयार कर रही थी, मतवाते दूसरी लड़की के साथ बातों में मगन थी।
वो दोनों चीनी ज़ुबान में पता नहीं क्या बातें करते हुए उन दोनों को तैयार कर रही थीं। उसके साथ वाली निश्चित पर मौजूद लड़की उसकी तरह सहमी हुई नहीं थी। वो पूरी इत्मीनान अंदाज में तैयार हो रही थी। उसको तैयार करने वाली लड़की अब बार-बार कुछ उठाने की आदत दूसरी तरफ जा रही थी। उसके साथ वाली निश्चित पर मौजूद लड़की अब मुकम्मल तौर पर तैयार थी। वो खड़ी होकर खुद को जांच रही थी। सुनहरी रंग के नीम भरना लिबास में वो खूबसूरत लड़की होशरुबा लग रही थी। मुझे वॉशरूम जाना है। लड़की ने खुद पर अचत्ती निगाह डालते हुए खुद को तैयार करने वाली लड़की से कहा। उस लड़की ने सर हिलाया और उसकी हमरा एक तरफ बढ़ गई। जोई ने फिर से नील फाइलर पर निगाह जमाई। जैसे ही उसको तैयार करने वाली लड़की कुछ उठाने की आदत एक तरफ हुई, जोई ने लपक कर नील फाइलर उठाया। उन जल लगे बालों के जूड़े के अंदर नील फाइलर को कुछ इस तरह फंसाया कि वो मुकम्मल तौर पर छुप गया। मुश्किल अपनी अटकी सांसें बहाल की। चंद सेकंड्स के वक्फे के बाद दरवाज़ा एक धमाके से खुला। चाइनीज़ लड़का माथे पर बल डाले खड़ा था। वो लंबे लंबे ढाक भरता उसकी तक आया और एक झटके से जोई का गला दबोच लिया और फिर उसके बालों से नेल फाइलर निकालता हुआ पीछे हुआ। वो ये बात कैसे फरामोश कर गई थी कि तमन्ना ने उसे बताया था कि वो लड़की पर पूरी निगाह रखते हैं। ये लीताओं का घर नहीं था जहाँ वो खाने वाला फोर्क छुपा लेती। होटल से बार-बार फ़ोन आ रहा है। शिओन सर गुस्से में है। चाहे सड़का अब उसको तैयार करने वाली लड़की से मुखातिब था। तैयार है बिल्कुल, उठ जाओ। लड़की ने उस लड़की की बात का जवाब देने के बाद घूर कर जोई को हुक्म दिया। इससे पहले वो निश्चित से उठती, लड़का आगे बढ़ा और उसे बाजू से पकड़कर जबरदस्ती खड़ा किया। हाथों को बांधकर आंखों पर पट्टी बांधी और बाजू थामे खींचता हुआ भाई की तरफ चल दिया। कुछ देर में वो एक गाड़ी की निश्चित पर बैठ चुकी थी। कहाँ जाना है? शायद ड्राइविंग निश्चित पर मौजूद लड़का तुझसे से सवाल कर रहा था। मेंगोले। तुझसे लड़की की आवाज़ उभरी। सुबह के 7 बजे ही मलिक हाउस में तो जैसे फ़ोन चला गया था। लॉन से उभरती ऊंची आवाज़ों का शोर बाहर लॉन में भी सुनाई दे रहा था। दुरान का यूं मदरसे में कारी पर हमला करने के बाद घर में भाग आना किसी क़यामत से कम नहीं था। मलिक हाउस के सारे मकीन लाउंज में जमा थे। दस्तगीर बेगम चश्मे की ओर से खूनखार निगाहें दुरान पर जमाए पलंग पर बैठी थी। पलंग के एक किनारे पर शावर दुरान को अपने सामने खड़ा किए हुए थे और पास पड़ी कुर्सी पर असमत मलिक परेशान हाल बैठे थे। असमत, रूबी, तल्लत, सोनी, बुरहान और फ़ाइका लाउंज में एक कितार सूरत खड़े थे। किसी की आंखों में हैरत थी तो किसी की आंखों में खौफ था, मगर नफरत की आमाइश सब में खुली थी। देखा भाग आया ना मदरसे से। मैं कही देती हूँ, ये गंदा खून और बर्दाश्त से बाहर है मेरे। दस्तगीर बेगम ने नाक बसोरे ऊंची आवाज़ में हुक्म सुनाया। चेहरे पर अनगिनत नफरत और हिकारत मौजूद थी। उनका खून खोल रहा था। बस में नहीं था कि यावर के हाथों से खींचकर दुरान की तुर्कित बना दे। सिर्फ भाग कर नहीं आया अम्मा। वो जो हाल किया है ना उससे मौलवी का, वो केस कर देगा हम पर। अस्पताल पड़ा है बेचारा। रूबी ने तुनक मिजाजी से हाथ हवा में नचाते हुए मालूमात दी। दुरान गर्दन झुकाए सबके आलम में खड़ा था। हसन मलिक ने एक गुस्सैली निगाह रूबी पर डाली जिसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। अरे भाई, हम पर काहे? इस नास पीटे पर करें केस। जेल हो जाए हमारी भला से इस शैतान मरदूद को। दस्तगीर बेगम ने तस्बीह वाला हाथ ऊंचा करते हुए बददुआ दी। अम्मा खुदा का वास्ता है अब चुप करें। मुझे पूछने तो दें, इसने क्यों मारा? शावर ने गर्दन घुमाए दस्तगीर बेगम से इल्तिजा की। चेहरा दुरान की तरफ घुमाया और सर को हल्का सा झुकाकर दुरान के चेहरे की तरफ देखा। अरे क्यों किया, अभी भी तुझे नहीं पता चला? कुरान ही नहीं पढ़ना चाहता है ये यहूदी कहीं का। मनहूस मारा। दस्तगीर बेगम ने माथे पर बल डाले सख्त आवाज में कहा। असवन जो तब से सर झुकाए हुए था एक झटके से सर उठाया और दस्तगीर बेगम के आगे हाथ जोड़े। दस्तगीर बेगम ने मुंह बसोरा और सर पर ओढ़ा दुपट्टा खींचकर नीचे किया। दुरान मेरी तरफ देखो। हाँ बोलो, क्यों किया ऐसा? क्या कारी मारता था तुम्हें? रावण ने दुरान के चेहरे को दोनों हाथों में लेकर वही सवाल दोहराया। अरे तो क्या हुआ अगर मारता था? कुरान याद करवाने को सब उस्ताद मारते हैं, तो क्या बच्चे उनके गले काट देते हैं? अब तो मुझे इससे खौफ आने लगा है। दस्तगीर बेगम कहाँ चुप रहने वालों में से थी। रावण ने दस्तगीर बेगम से लापरवाही बरतते हुए दुरान के चेहरे को फिर से ऊपर किया। दुरान मेरी तरफ देखो बेटा, तुमने ये बहुत गलत किया। तुम्हें मालूम भी है हम लोग किस मुसीबत में फंस चुके हैं। कारी अस्पताल पहुंच गया है। यावर ने हद दर्जा तहामुल से कहा। दुरान खामोश खड़ा बस यावर की आंखों में देख रहा था। यावर के दिमाग में उसके लिए फिक्र के अलावा कुछ नहीं था और ऐसा ही कुछ हाल पीछे कुर्सी पर बैठे असवन मलिक का था। उन दोनों के अलावा यहाँ मौजूद हर नफ्स के दिलो दिमाग में उसके इस अमल पर गुस्सा और नफरत थी। बोलो दुरान कुछ। यावर ने उसे हिलाते हुए फिर से पूछा। दुरान को
दोनों कंधों से थामे अपने बिल्कुल सामने खड़ा किए हुए था। मुंह से कुछ फूटे, फिर ना, अजाब कहीं का, बस घूरता है और मारता है। असवर ने नाक चढ़ाकर पूरी गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला। मुझे कुरान नहीं पढ़ना। सपाट लहजे में उससे मुख्तसर जवाब दिया। लो, सुन लो बस। रूबी ने हाथ खड़ा किया। रुक, कम वक्त मारे, तेरे तो अच्छे भी पड़ेंगे। दस्तगीर बेगम ने उछक कर पास वाली छड़ी उठाई। इससे पहले कि वो दुरान की पुष्प पर छड़ी की सरप लगाती, व्यावर यकदम से दुरान को लेकर दूर हुआ। अम्मा बस। व्यावर ने हाथ खड़े किए, ऊंची आवाज में रोका। दुरान को एक झटके से अपने पीछे किया, जो उसी तरह बुत बना घूर रहा था। व्यावर दुरान का हाथ थामे कमरे की तरफ बढ़ गया। इसी का सर चढ़ा है और कुछ नहीं। रूबी ने नाक चढ़ाकर सारा इल्जाम यावर पर धर दिया। सब कुछ देर यूं ही खड़े रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों में घुस गए। मौसीकी की मुधर से चलतरी मंगोले के इस रंगीन माहौल को अफसोस ज़दा बना रही थी। अफीफ सी बातों की मुख्तलिफ ज़बानों में बाज़गश्त गिरगिट से उभर रही थी। खनकते कहके और मशरूब और शराब के गिलासों के बजने की आवाज़ें इस पोशीदा लॉन के हर कोने से उभर रही थीं। मुख्तलिफ सहाफ़ी और कैमरामैन इर्द गिर्द के बहुत से मनासिर को कैद कर रहे थे। दुरान के यहाँ पहुँचते ही ब्रूस चौकन्ना हो चुका था। हार्वी सब उस पर छोड़कर एक तरफ हो चुका था। दुरान की लाइव वीडियो एक साथ बहुत जगह चलाने का एक मजबूत मंसूबा तैयार किया गया था। ब्रूस को अब दुरान को मशरूब पिलाना था। बाहर के काउंटर पर कोने टिकाए वो कनखियों से लॉन के एक कोने में खड़े दुरान और अनिल को जांच रहा था, जो बातों में मगन था। एक कमीनी सी मुस्कुराहट ने उसके लबों का घेराव किया। काउंटर पर उसकी उंगलियों के पोर धीरे धीरे बज रहे थे, जिनमें इस खोल की शुरुआत में ही फतेहयाबी जैसा रक्स था। सर, सॉफ्ट ड्रिंक। काउंटर की दूसरी तरफ मौजूद लड़की ने मशरूब के 2 ग्लास काउंटर पर रखा ऐसे ही से आगे से खाए। ग्लासों में मौजूद शरबती रंग का मशरूब ग्लास के किनारों से टकराकर लहरें बना गया था। रूस ने जहरीली मुस्कान लबों पर सजाई, हाथ ऊपर उठाया और मुट्ठी में दबाई 2 गोलियां उंगलियों को आहिस्ते से खोलते हुए दाएं ग्लास में गिरा दी। ग्लास को बड़ी नरमाहट के साथ उठाया और धीरे से हवा में दायरा बनाते हुए घुमाया। गोलियों के गिरते ही मशरूब में उबाल आया और फिर बुलबुलों की सूरत बैठने लगा। गोलियों को मशरूब में खुलने में चंद सेकंड लगे थे और उसके बाद दोनों ग्लासों में मौजूद मशरूब एक जैसा दिखाई देने लगा था। हे, कम। रूस ने हाथ के इशारे से खाली ट्रे थामे काउंटर पर खड़े वेटर को बुलाया। वेटर मुअद्दब अंदाज में ट्रे थामे पास आया। रूस ने दोनों ग्लासों को बहुत एहतियात से उसी तरतीब के साथ ट्रे पर सजाया। सर को हल्का सा हम देकर लड़के को अपने साथ चलने का इशारा किया। कुछ देर में ही वो वेटर और ट्रे में सजे मशरूब के 2 ग्लास समेत दुरान के सामने था। नजर भरकर उससे खूब ब्रूस सरापी को देखा। बालों को सलीके से चल से पीछे किए रुख से किए वो आज मुख्तलिफ मगर सहरकुन शख्सियत का मालिक लग रहा था। हे दुरांग। ब्रूस से खुशगवार लहजे में हाथ आगे बढ़ाते हुए खैर मुकद्दम किया। दुरान ने एक लम्हे को उसके पर्दे हाथ और खुशगवार अंदाज को देखा और फिर संजीदगी से जेब में डाला हाथ निकाला और उसके हाथ को थाम लिया। वो तो बहुत पुरजोश दिखाई दे रहा था। हाथ को पकड़कर जोर से हिलाते हुए वो चमकती आंखें दुरान की गहरी आंखों में गाढ़े मुस्कुरा रहा था। बहुत देर से आए। आंखें मुंतजिर थीं तुम्हारी। चहकते हुए छोटी मोहब्बत जगाई। मैं वक्त पर पहुंचने का आदी हूँ। आपने इंतज़ार वक्त से पहले शुरू कर दिया होगा। ठहरे लहजे में जवाब दिया। लबों पर वही मायने खेज मुस्कुराहट थी जो दूसरों की सोच को जांच कर सच साबित होने पर महसीन होती थी। रूस अचल हुआ, फिर आधे जिस्म को हल्का सा हम दिए पास खड़े वेटर की तरफ मुड़ा। वो जानता था दुरान के ग्लास को वो ट्रे के बस में और अनिल के ग्लास को किनारे पर रख कर लाया था। उसने उसी तरतीब को ज़हनी नशीन रखते हुए दुरान के ग्लास को उठाया। सॉफ्ट ड्रिंक। रोज से मुस्कुराते हुए ग्लास दुरान की तरफ बढ़ाया। दुरान ने एक लम्हे को ग्लास पर निगाह जमाई, फिर पुरइत्माद अंदाज में ग्लास थाम लिया। रोज अब अनिल की तरफ ग्लास बढ़ा रहा था। अनिल ने हाथ में पकड़े मोबाइल पर हल्की सी जंबिश की और मोबाइल जेब में रखा। जानदार मुस्कुराहट सजाए रोज के हाथ से ग्लास थाम लिया। 1, 2, 2 सेकंड की तवक्कुफ के बाद ही वहाँ मौजूद नक्कूस के दरमियान मोबाइल फ़ोन रिंग गूंजी थी। दुरान ने लबों के करीब के ग्लास को नीचे किया, जेब में हाथ डाला, मोबाइल बज रहा था। ऊपर अनिल का नंबर चमक रहा था। दाएं हाथ में थामा ग्लास अनिल की तरफ बढ़ाया। जैसे ही ग्लास अनिल के हाथ में मुंतकिल हुआ, उसी लम्हे ब्रूस की निगाहें उसकी थमी सांसों के साथ ग्लास पर जमी। दुरान मोबाइल कान से लगा चुका था। अनिल के दोनों हाथों में अब मशरूब से भरे एक जैसे ग्लास मौजूद थे। दुरान का ग्लास वो बाएं हाथ में थामे हुए था। वो दुरान के खून भरने से पहले
तक यहाँ से जाने वाला नहीं था कि वो बाखूबी जानता था। हेलो। मसरूफ से अंदाज में फ़ोन कान से लगाए वो चंद कदम आगे बढ़ा। ब्रूस का नखियों से जांचती निगाह अनिल के बाएं हाथ पर रखे अभी वहीं खड़ा था। अनिल ने गहरी निगाहों से ब्रूस की तरफ देखा। दिमाग में दुरान की आवाज़ गूंज रही थी। तुम मुझे कॉल करोगे, मैं तुम्हें अपना ग्लास पकड़ाऊंगा। वो उसके कहने के मुताबिक ग्लास थाम चुका था। जहन में उसकी अगली हिदायत गूंजी। वो मेरे ग्लास पर नज़र रखेगा, इसलिए जिस वक्त मैं पलटूंगा तुम्हें पूरा कवर करूंगा, और तुम्हारे वाला ग्लास पकड़ते ही 1 सेकंड से पहले तुम मेरे दूसरे हाथ में मुंतकिल कर दोगे। दुरान की दी हुई हिदायत वो जहन में दोहरा रहा था। वो जैसे उसने कहा था वैसा ही हुआ। ब्रूस वहां से जाने की बजाय वहीं उसके हाथों पर निगाह जमाए खड़ा था। दुरान फोन को वापस अपनी जेब में रखता हुआ पलटा और उसकी तरफ बढ़ा। बस 1 सेकंड में उन्हें इस सब पर अमल करना था। जैसे ही दुरान ने उसके बिल्कुल सामने आकर उसके ग्लास को थामा, अनिल ने उतनी ही तेजी से उसके वाले ग्लास को दाएं हाथ में मुंतकिल किया। दुरान के पलटते ही ब्रूस की निगाह अनिल के हाथों पर गई थी और फिर उसकी अटकी सांस बहाल हुई। दुरान ने तुरंत ग्लास ही वापस पकड़ा था। दुरान ने ग्लास सामते ही लबों को लगाया। उसके खून पड़ते ही ब्रूस के चेहरे पर फतह जैसे आसार थे। ब्रूस का मकसद पूरा हो चुका था। उसका अब यहाँ खड़ा रहना बेकार था। वो चंद इधर उधर की बातों के बाद दोनों को पार्टी से लुत्फ उठाने का कहता हुआ वहां से जा चुका था। उसके जाते ही अनिल दुरान के करीब हुआ, जो बड़े मज़े से मशरूब के खून पर रहा था। मुझे उनकी समझ आती है, वो ये सब क्यों कर रहे हैं। वो तुम्हारा ये भरम खत्म करना चाहते हैं जो तुम्हें पूरी इंडस्ट्री में सबसे मुनफरिद बनाता है। लेकिन तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये मेरी समझ से बाहर है। अनिल इस वक्त भी उसके इस फैसले को लेकर नाला था। दुरान ने उसकी बात पर निगाह सामने जमाई, जहाँ स्विमिंग पूल के पानी में रोशनियों से जगमगाती इमारत का अक्स मिला रहा था। मुझे खुद नहीं पता। मेरा दिल भी कह रहा है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपने दिमाग के काबू में हूँ। जो कह रहा है मुझे ये करना है। दुरान ने साकिन निगाह धीरे से लहरें बनाते अक्स पर जमाकर जवाब दिया। अनिल ने गहरी निगाह उस पर डाली। वो मतवातर मशरूब की खून बढ़ता जा रहा था। अनिल को भी मशरूब पीना था। वो लोग दुरान को जांच रहे होंगे, इसलिए उनकी छोटी सी गलती भी उनको मशकूक बना सकती थी। आह, तो मैं समझ जाऊं फिर ये मामला इतना सीधा नहीं जितना दिखाई दे रहा है। अनिल ने एक हाथ हवा में उठाए तासुफ जाहिर किया। दूसरी तरफ गहरी खामोशी थी। अब कमरे में उस लड़की के आने के बाद क्या करोगे तुम? अनिल ने मशरूब का खून भरा। जो उन्होंने सोचा है उसका उलट करूंगा। मुझे पता है मेरी ये वीडियो लाइव चलेगी। पुरसोच लहजे में जवाब दिया। वो ग्लास में मौजूद मशरूब एक सांस में ही अंदर उंडेल लिया। गाड़ी हल्की सी चिड़चिड़ाहट के बाद रुकी थी। वो गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठी, अब पागलों की तरह गर्दन इर्द गिर्द घुमा रही थी। जहाँ से आप पट्टी आंखों पर बंधी होने के बायस खूब अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। उसकी आंखों पर बंधी ये पट्टी मुख्तलिफ मुकामात पर उतारी गई थी, लेकिन उस वक्त उसके साथ एक लड़का कमर पर पिस्टल रखकर बैठ जाता था। पता नहीं कितने घंटों की मसाफत के बाद वो अब कहीं पहुंचे थे। होप से दिल लरस रहा था। पता नहीं वो अब कहाँ होगी और यहाँ उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। ज़हीन खौफ के ज़ेर असर मफलूज हो रहा था। गाड़ी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उभरी और फिर किसी ने उसे बाजू से खींचते हुए गाड़ी से उतारा। गाड़ी से उतरने के बाद उसकी आंखों से पट्टी को फिर से हटा दिया गया। अचानक से तेज़ रोशनियों ने आंखों को चुंधिया दिया। वो भारी नकली पलकों और मेकअप से अटी आंखों को जोर से मीट चुकी थी। गाड़ी से उतरने वाले दोनों लड़कों में से एक लड़का अब उसके हाथ खोल रहा था, जबकि दूसरा उसको पिस्टल दिखाते हुए खबरदार कर रहा था। जोई ने की चट्टी निगाह उस शानदार इमारत पर घुमाई, जिसकी राहदारी पर अब वो दोनों लड़कों के हमरा उनके दरमियान में चल रही थी। ऊंची हील और कटदार मैक्सी से बाहर निकलती एक टांग की वजह से उसे चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। पिस्टल दिखाने वाले लड़के ने बड़े अंदाज में उसी कमर के गिर्द पासों खाइल किया। राहदारी से आगे आते ही जैसे उस अंधेरी रात में बाहर का समा था। मिंगोला के वसी लॉन का मंजर शहर फूंक रहा था। वो क्या कोई भी देखते ही पहचान जाता कि ये कोई बहुत बड़ी तकरीब थी। वो लड़के अब उसके हमरा चलते हुए राहदारी से थोड़ा आगे आने के बाद रुक चुके थे। शायद वो यहाँ किसी का इंतजार कर रहे थे। चंद सेकंड्स के वक्फे के बाद एक मगरबी शख्स उनकी तरफ आता दिखाई दिया। वो जैसे जैसे फासला कम करता जा रहा था, उसकी चोई पर टिकी आंखें सुकड़ती जा रही थीं और पेशानी पर बड़े शिकन गहरे हो रहे थे। तेज तेज झाग भरता वो शख्स अब लाल भभूका चेहरा लिए उन तीनों के सामने था। ये किसको उठा लाए हो, कौन है ये? ब्रूस गुस्से में दांत पीसते हुए दोनों लड़कों पर चढ़ दौड़ा। वही लड़की जो आपने मंगवाई, और श्योन बॉस ने जिसको यहाँ लाने का कहा। बरजस्सा जवाब आया। वो आपस में इंग्लिश में बात कर रहे थे, जो वो बआसानी समझ रही थी।
वो यकीनन किसी और की जगह या गलती से आ गई थी, इसलिए सामने खड़ा आदमी अब उन दोनों लड़कों पर भड़क रहा था। ये वो लड़की नहीं है एमको, मैंने लिसा का कहा था। बेहासा ब्रूस का हाथ अपनी पेशानी को पीट गया। दोनों लड़के अब होंठों की तरह एक दूसरे की सूरत देख रहे थे, जबकि ब्रूस अब गुस्से में जेब में हाथ डालकर अपना मोबाइल निकाल चुका था। तेजी से मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां न जाने के बाद वो मोबाइल को कान से लगाए गुस्से में अब दूसरी तरफ मौजूद नफ्स के फ़ोन उठाने के मुंतज़िर था। उसको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। ये किसको भेज दिया है? लिसा कहाँ है? दूसरी तरफ से जिससे भी फ़ोन उठाया था, ब्रूस उस पर सख्त लहजे में बरस पड़ा। मतलब लिसा ही भिजवाई है? शियोन ने हैरत का इज़हार किया। ये लिसा नहीं है। किसको उठाकर भेज दिया? सारा प्लान चौपट कर दिया। ब्रूस का गुस्सा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा था। ए, नाम क्या है तुम्हारा? ब्रूस ने फ़ोन को कान से हटाए राहत लहजे में जोई से पूछा। जोई, जो कान खड़े किए उसकी बातें समझ रही थी, एक लम्हे के लिए सटपटाकर तीनों की तरफ देखा। जोई, घुटी सी आवाज़ में अपना नाम बताया। इससे पहले वो शेओन को कुछ समझा था, वो खुद ही समझ गया था कि लिसा की जगह वो नई लड़की मंगोलिया पहुंच गई है। ओह, लगता है लड़कियां एक्सचेंज हो गई हैं। शेओन की परेशान को आवाज़ उभरी। मुझे लिसा ही चाहिए। रूस ने चबा चबा कर गुस्से में कहा। देखो ब्रूस, ये मुमकिन नहीं है अब। लिसा 2 घंटे पहले उस लड़की की जगह दूसरे होटल पहुंच चुकी है और क्लाइंट की कॉल आ चुकी है। तो मैं क्या करूं? अब मेरा क्या? हाँ, ब्रूस की आवाज़ मजीद ऊंची हुई। देखो मैं समझता हूँ गलती हुई है, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। तो आए इसलिए कि तुम इस लड़की से काम चलाओ, एकदम फ्रेश। शॉट अप, जस्ट शॉट अप। रूस ने फ़ोन को कान से दूर किए, चीख कर उसकी बात को काटते ही फ़ोन भी काट दिया। एक आबरू चढ़ाए जांचती निगाह जोई पर डाली। शियोन की बात गलत नहीं थी। मेहरून गाउन में मलबूस सामने खड़ी ये लड़की लीसा की तरह हसीन और जमील तो नहीं थी, मगर बला की कशिश थी। उसके चेहरे पर उसकी स्याह बड़ी आंखें, उसके आम से नकोश पर भारी थीं। कद मुतवाज़न होने के बावजूद जिसामत का सटोलपन उसे मुनफरिद बना रहा था। ब्रूस ने गहरी सांस बाहर उंडेली, होनहार निगाहों से लड़कों को घूरा। इसे फिलहाल मेरे कमरे में लेकर चलो, फिर बताता हूँ मैं आगे। सामने खड़े लड़के को हाथ से इशारा करते हुए हुक्म सादिर किया और आगे चल पड़ा। दोनों लड़के जोई के हमरा उसकी तकलीद कर रहे थे। जोई बेबसी से इर्द-गिर्द देख रही थी। ना जाने ये कौन-सी जगह थी और अब ये भेड़िए उसके साथ आगे क्या करने वाले थे। ये खौफ हर उठने वाले कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। सूरज पूरे चौबन में आसमान पर चमक रहा था। तेज हवाएं कराची शहर को अपनी लपेट में लिए हुए थीं। एलिमेंट्री बॉयज स्कूल की इस सुर्ख और सफ़ेद इमारत में इस वक्त लड़कों का बेहंगम शोर गूंज रहा था। ये शायद स्कूल रिसेस का वक्त था। अनगिनत एक ही किताब में बने कमरों वाले इस स्कूल का ये छठी जमात का कमरा था। लकड़ी के ऊपर फटे वाले लोहे के डेस्क उफ़क़ी की तारों में लगे थे। सफ़ेद रोगन वाली दीवारों पर कागज़ के बने चार्ट जगह-जगह दीवारों पर चिपका थे। सामने की दीवार पर स्याह बोर्ड नफ्स था, जिसके नीचे सफ़ेद रंग की चौक बिखरे हुए थे। इस वक्त कमरा जमात में उधम मचा था। कुछ लड़के भाग दौड़ रहे थे, एक दूसरे को चौक मार रहे थे और कुछ डेस्क के ऊपर बैठे टिफ़िन खोले खा रहे थे। उन सब में वही था जो किताब खोले अनहमाक से पढ़ने में मगन था। जाफ़र मलिक की बदौलत वो फिर से स्कूल में आने में कामयाब हो गया था। उसे बुरहान और फ़ाइका की तरह किसी इंग्लिश मीडियम निजी स्कूल में नहीं डाला गया था। ये कराची का सरकारी स्कूल था। दुरान ने आधा साल गुजरने के बाद दाखिला लिया था। उसे स्कूल आते महीना हो चुका था, लेकिन वो चुपचाप बैठा अपना पढ़ता रहता था। कुछ लड़कों ने पहले पहल उसके साथ बातचीत की कोशिश की, मगर उसके कम बोलने के बायस पीछे हटते गए। लड़कों के उस शोर में अचानक सकूत जमात का दरवाज़ा ज़ोर से दीवार में लगने की वजह से आया। तो सिर्फ तेवरी चढ़ाए आगे बढ़ा। वो उनकी जमात का ना सिर्फ मॉनिटर था, बल्कि स्कूल के हेडमास्टर साहब का इकलौता सुपूत भी था। जमात क्या, स्कूल के तमाम लड़के उससे डरते थे। बस यूँ समझें कि स्कूल में उसका सिक्का चलता था। तौसीफ ने गुस्से से दरमियानी कितार में मौजूद तीसरे डेस्क पर बैठे अनिल यूसुफ को एक झटके से कृपान से थाम लिया। खड़ा हो जा। रोबदार आवाज़ में वो अनिल को हुक्म सादिर कर रहा था। अनिल ने घूर कर देखा मगर उठा नहीं। तौसीफ के साथ खड़े लड़के के हाथों में पल्ले और हाके उठाए हुए थे। वो शायद स्कूल के मैदान में खेल रहे थे और अब अनिल की शिकायत मिलने पर यहाँ आए थे। स्कूल में मौजूद हर पानी के कूलर के साथ स्टील का एक अदर ग्लास जंजीर से बांधा गया था, लेकिन अनिल का एसआई होने के बायस उस ग्लास से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। खड़ा हो, सुना नहीं? तो सिर्फ तीखी आवाज़ में धाड़ा। पूरी जमात के लड़के अब सब मसरूफियत छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा थे। दुरान ने
किताब पर से सर उठाया और डेस्क पर बैठे मासूम सूरत लड़के को देखा, जो तौसीफ के मुकाबले में नादावा था, लेकिन वो उससे दब नहीं रहा था। कूलर के ग्लास में फिर से पानी पिया तुमने? तौसीफ ने गुस्से में नाक खुलाते हुए पूछा। हाँ पिया, वो सबके लिए है। वहाँ नहीं लिखा कि सिर्फ मुसलमान लड़के पी सकते हैं। अनिल ने बराबर तेवरी चढ़ाई। ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं, समझा? कितनी दफ़ा समझाया है तुझे? लगता है बात तेरी खोपड़ी में नहीं घुसती। तौसीफ ने उसके गिरबान पर अपना गिरफ्त मज़ीद बढ़ाई। अनिल की गिरबान छुड़वाने की सारी कोशिश नाकाम जा रही थी। तौसीफ ने एक झटके से उसे डेस्क से नीचे गिराया। अब वो उसके गिरबान को थामे बाकायदा उसे मार रहा था। पूरी जमात तमाशा देख रही थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अनिल को छुड़वाते। तौसीफ उसे ज़मीन पर लेटाए मसलसल उसके चेहरे पर मुक्के चढ़ रहा था। तुरान एक झटके से अपनी जगह से उठा। कनपट्टी की रगें तन गई थीं और आंखें गुस्से से सिकुड़ गई थीं। तेज तेज साग भरता वो एक सेकंड में तौसीफ के सर पर खड़ा था। तौसीफ ने मुक्का चढ़ने के लिए बाजू उठाया और अब की बार बाजू नीचे नहीं आया, हवा में मौलिक रह गया। गुस्से से गर्दन घुमा कर देखा। तुरान पेशानी पर बल डाले खड़ा था। वो दिखने में दुबला पतला था, लेकिन ताकत इतनी थी कि तौसीफ अपनी पूरी कुव्वत के बावजूद हाथ नहीं हिला पा रहा था। तू कौन है अबे? तौसीफ ने घुर्राते हुए पूछा। उसका चेहरा अब कुव्वत लगाने की वजह से सुर्ख हो रहा था। आसपास खड़े लड़के तौसीफ की हालत पर दबी दबी हंसी हंस रहे थे। इसका गिरबान छोड़। दुरान ने संजीदगी से मगर ठहरे लहजे में हुक्म दिया। चलो, एक और टिड्डी को जुकाम हो गया। तौसीफ ने ससाया मुस्कुराहट सजाए तबस्सुर उड़ाया। तू बोलता भी है रे? मैं तो समझा गूंगा है तू। तौसीफ की तबस्सुराना अंदाज पर पूरी जमात में कह के गूंज उठे। चुपचाप जा और बाकी लड़कों की तरह अपनी जगह पर बैठ जा, समझा? नहीं तो इससे पहले तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। तौसीफ ने बड़े रूप से नाक चढ़ाते हुए कहा। दुरान ने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली और फिर दूसरी अनिल की गिरबान पर। अगले ही लम्हे वो पास खड़े लड़के के हाथ से बल्ला छीनकर तौसीफ के सर पर मार चुका था।